सी थी ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स जिसने बदली है बाजार की चाल, और किन सेक्टर्स पर पड़ा इनका सीधा सीधा असर? आइए, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और डिटेल आपके लिए तैयार है। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्टूडियो में नेहा आनंद, बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा, बताइए। सर, बहुत इवेंटफुल साल ये रहा है और शुरुआत जनवरी से अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को हिंडनबर्ग के अदानी ग्रुप पर आरोप की जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। अब आप देखेंगे कि लगातार इस समूह को लेकर हमेशा साल की शुरुआत से ही खबरें आती रही और उस कारण से जो पूरा समूह है ये सुर्खियों में रहा। तो ये जनवरी में ही, साल की शुरुआत में पहला डेवलपमेंट रहा। फिर दूसरी डेवलपमेंट जो पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही वो थी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और इस कारण से हमने देखा था कि भारतीय शेयर बाजार भी बंद रहे। अब आइए मार्च की तरफ। 2 मार्च को डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट किया गया था जो सक्सेसफुल साबित हुआ। इसके बाद जून में सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए निकल कर आया वो था 2024 की जनरल इलेक्शन। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसके जो एग्जिट पोल थे उसके नतीजे चुनावी नतीजों से मेल खाते हुए नजर नहीं आए। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड हमने बनता हुआ देखा। मोदी 3.0 जो सरकार हमने देखी वो गठबंधन से बनी, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी पीछे टर्म्स हुए उसमें मोदी सरकार पहली बार यहां गठबंधन से बनती हुई नजर आई। 29 जून को हमने देखा 13 साल बाद जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है उन्होंने विश्व कप जीता, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब आ जाइए जुलाई की तरफ। फिर से यहां पर हमने देखा सेबी ने हिंडनबर्ग को यहां पर शो कॉज नोटिस जारी किया। तो इस डेवलपमेंट से भी हमने देखा कि यहां पर एक बार फिर से अदानी ग्रुप जो है वो सुर्खियों में रहा, जो डेवलपमेंट यहां आती हुई दिखाई दी। अगस्त की अगर बात करें तो यहां पर हमने देखा करेंसी मार्केट से जुड़ा और मार्केट को सीधा इंपैक्ट ग्लोबली करने वाला एक बड़ा इवेंट सामने आया। अगस्त में डॉलर के मुकाबले जापानीज येन 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया, और जापान में जिस तरह से रेट्स बढ़े, यूएस के रेट्स घटने से हमने कैरी ट्रेड पर एक नेगेटिव असर पड़ते हुए देखा। इसी बीच इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हमने तनाव बढ़ता हुआ देखा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स निकले उसका असर हमने एनर्जी कमोडिटीज पर, खासतौर से कच्चे तेल पर पड़ता हुआ देखा। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट रही। सितंबर की बात करें तो 4 साल के बाद फेड ने पहली बार दरों में कटौती की। ये आप कह सकते हैं अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, क्योंकि आधे % की कटौती दरों में हमने यहां पर बनते हुए देखी, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव था। नवंबर में एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखा एक्सचेंजेस के फ्रंट पर हुई। 20 नवंबर से एक एक्सचेंज पर एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट नियम लागू हुआ, ये अनाउंसमेंट हमने होता हुआ देखा। और अब एनएससी पर सिर्फ निफ्टी और बीएससी पर सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ट्रेड हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, नवंबर में अगर ग्लोबली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति घोषित हुए। ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और अंत में दिसंबर की बात करें तो एसएमई आईपीओ में ओएफएस के जरिए प्रमोटर अधिकतम 20% हिस्सा बेच सकते हैं। सेबी की तरफ से हमने यहां नियम थोड़े आप कह सकते हैं रेगुलेशंस और टाइट होते हुए देखे। पिछले 3 साल में से 2 साल में एसएमई कंपनियों को 1 करोड़ के ऑपरेशनल प्रॉफिट देना होगा अनिवार्य। तो ये कुछ एक डेवलपमेंट से गाइडलाइंस थी जो निकल कर आई एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी की तरफ से, जिस पर पूरा फोकस आप कह सकते हैं दिसंबर के महीने में देखने को मिला। तो कुल मिला के कह सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी खबरें और हेडलाइंस निकल कर आई, लेकिन ये केस था जहां पर हमने देखा इन खबरों ने सुर्खियां बटोरी और इम्पैक्ट हमने पूरे मार्केट पर बनता देखा। साल भर में काफ़ी कुछ एक्शन हुआ है बाजार में, कई ग्रुप्स को लेकर और कई मार्केट के सेगमेंट्स को लेकर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा है। लेकिन सेकेंड हाफ में टॉक ऑफ द टाउन एसएमई आईपीओस भी रहे, कुछ बड़े नियम कड़े भी किए गए। देखते हैं 2025 में भी आईपीओ की तो बाहर है, बड़ी लिस्ट है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ आने वाले हैं। जरा एक बार चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, क्या कहेंगे आप, पैसे की कमी तो नहीं होगी 2025 में, क्योंकि आईपीओ बहुत आने वाले हैं अभी? देखिए, पैसे की कमी तो अनिल जी हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था इस तरीके के सिप इनफ्लोज होंगे या लोगों का रुझान बढ़ेगा कोविड के बाद। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे आए और डायरेक्ट इक्विटी में भी लोगों ने पैसे डाले, रिकॉर्ड स्तरों पर आईपीओज में पैसे आए, तो ये प्राइमरली कमी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर लोगों का रुझान बढ़ता रहेगा अगर बाजार थोड़े ठीक रहे और बहुत ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल टर्मोइल नहीं आया। मैं आज सुबह मनोज जी की भी बात सुन रहा था, नवनीत जी के साथ जब आप बात कर रहे थे, तो ये तो देखिए अप डाउन चलते रहेंगे बाजारों में, मगर मुझे लगता है जो इंडियन मार्केट्स में रुझान है, लोगों का इंटरेस्ट है और विश्वास है, वो बढ़ता जा रहा है। और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई मेजर कैलामिटी होगी कि नहीं होगी, या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी कि नहीं होगी, या भारत में भी हो सकता है कोई समस्या होगी कि नहीं होगी, कहना बहुत कठिन है। मैं आई एम नॉट ए फॉर्च्यून टेलर,
बट मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारे बाजार एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है। मगर हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन, जहां तक एसएमई आईपीओस की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। हमने ये देखा सर कि बहुत ज़्यादा इरैशनल वैल्यूएशंस पे कंपनीज आ रही थी। जैसे आपने कहा अभी कि प्रमोटर्स भर भर के अपना माल बेच रहे हैं, नहा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो छोटी छोटी कंपनीज जहां पर कोई बिजनेस मॉडल ठीक से नहीं है या बिजनेस भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बस खामखा के वैल्यूएशन पे, इरैशनल वैल्यूएशन पे लेकर आए और उसके बाद लोअर सर्किट लगते चले गए, रिटेल पब्लिक फंसती चली गई। इसको चलते हुए मुझे लगता है सेबी जो कदम उठा रही है और अभी तक उठाए नहीं है, मैं कहूंगा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और काफी काम कर रही है सेबी इसके ऊपर और एक्सचेंजेस इसके ऊपर। और जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंथली प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया गया कि कंपनी क्या मंथली प्रॉफिटेबली काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा पाया गया कि आखिरी महीनों में कुछ एंट्रीज लेके उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया मगर कंपनी पूरी तरीके से लॉस में चल रही थी। तो वो चीजें पकड़ी गई, कई आईपीओज रोके गए, कहीं पे डिस्क्लोजर्स ठीक नहीं थे, यहाँ कहीं कुछ गड़बड़े पाई गई। तो ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि जब 2020 के आसपास जब एसएमई आईपीओस का रुझान शुरू हुआ था तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था हिसाब किताब और कंपनीज को अलाउ किया गया और गेहूं के साथ घुन, मुझे लगता है घुन भी कुछ ज़्यादा हो गया था, तो उसकी सॉर्टिंग चल रही है। और जो जो 100 150 की पीई पे कंपनीज आ रही थी जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती थी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं दिखती थी, फ्यूचर का बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर भी बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा और खराब हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो भी निवेशक आगे से एसएमई आईपीओ या किसी भी आईपीओ में पैसा डालें, वो डिस्क्लोजर्स पे ध्यान दें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दें, उसके फ्यूचर बिजनेस पे ध्यान दें। वो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस चलेंगे हमें समझना होगा। ऐसे रिडंडेंट बिजनेस जिनका बिजनेस मॉडल ही खराब हो चुका है या अब वो उसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है, वहां पर पैसा ना डालें। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि बहुत से नगीने निकलेंगे एसएमई आईपीओज में से ही। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको पैसे मुहैया नहीं होते, बैंकों से मदद नहीं मिल पाती और वो उस कारण से बिजनेस अपना बढ़ा नहीं कर पाते, तो एनएससी बीएससी ने अपने जो एसएमई प्लेटफॉर्म शुरू किए, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स और नो डाउट हमारे भारत के जो अर्थव्यवस्था को और मार्केट्स को डीपन करने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं और इसमें से ही कंपनीज ग्रेजुएट होकर मेन बोर्ड पे आएंगी। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो भी निवेश करें, चाहे वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड हो या होने वाली हो, तो उसके बिजनेस मॉडल पे ध्यान दें, कैश फ्लोज पे ध्यान दें। अच्छी कंपनी जो कम लेवरेज्ड हो या लेवरेज्ड ना हो और जिनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो, मैं दोबारा बोलता हूं, उनका प्राइस टू अर्निंग जरूर देखें, उनका प्राइस टू बुक जरूर देखें और उसमें पैसा डालें। तो चांसेस कम होते हैं आपकी पिटाई होने के। और मेरा ये मानना है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर इसके अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहे हैं वो अपने आप में माइलस्टोन होंगे आने वाले समय में नए आईपीओस के लिए। और अच्छी बात है कि चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसएमई आईपीओ को लेकर और अगले साल में फंड फ्लोज को लेकर स्पेशली बड़े प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली का मूड माहौल। आइए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और अब फोकस करते हैं 2024 से 2025 पर। नया